हेलो एवरीवन। देखिए जेटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो आया नहीं है, तो आज से मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी हम लोग सब बहुत लोग जेटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एक एक चैप्टर्स का कंप्लीट डिटेल स्टडी करूँ। यहाँ मैं बहुत सारे एमसीक्यू तो नहीं डिस्कस करूँगी, मैं आपके साथ आपको पूरा चैप्टर्स को समझाने की कोशिश करूंगी, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, जिसका मैंने पीपीटी बना रखा है। उस पीपीटी के बेस पे हम लोग एक एक चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज डे 1 है। एसएसटी का पहला चैप्टर है प्रारंभिक मानव समाज एवं सभ्यताएं। देखिए यहाँ पे मेरे नोट्स ऑलमोस्ट 90% हिंदी में हैं, क्योंकि मैं एक स्टोरी के जैसे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बस सुन करके भी, इसकी ऑडियो सुन के भी आपके दिमाग में पॉइंट्स नोट डाउन होते चले जाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ। हमारा पहला चैप्टर है सोशल साइंस का, और जो है प्रारंभिक मानव समाज एवं सभ्यताएं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक मानव कैसे थे। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जीवन, शिकार एवं भोजन संग्रह मुख्य साधन, गुफाओं प्राकृतिक आश्रयों में निवास, पत्थर लकड़ी और हड्डी के औजार, धीरे धीरे आग, पशुपालन और कृषि का विकास। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो शुरुआती दौर में मनुष्य आए थे, उनका जो शुरुआती दौर था जीने का, तो वो पूरी तरीके से प्रकृति पे ही निर्भर करते थे। वहीं से उनका भोजन था। तो हम सब जानते हैं कि वो कैसे पहले कच्चा फल, कच्चे जानवर, इन चीज़ों को खाते थे। फिर उन्होंने आग का शुरुआत किया, कैसे दो पत्थर को मार के उन्होंने आग लगाना सीखा। तो इस तरीके से हम समझ गए प्रारंभिक मानव की स्थिति ऐसी थी। फिर है हमारे पास पाषाण काल। तो पाषाण काल का मतलब, पाषाण मतलब क्या, पत्थर होता है। तो पूरा पाषाण पुराने पत्थर का युग, मध्य पाषाण, सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ जिसे भी कहते हैं हम, नव पाषाण। तो यहाँ हमको समझना है, देखिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, तो हम समझ जाएंगे कि मध्य पाषाण, माफी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। पूरा पाषाण से समझना है पाषाण युग, पत्थरों के युग से पहले क्या था। तो पूरा पाषाण शुरुआत हुआ था पत्थर पे आग लगाना। फिर देखिए नव पाषाण पे ध्यान देना है हमें। मध्य पाषाण जो सूक्ष्म पाषाण था, जिसमें कि शुरुआत हुई थी लोगों गुफाओं में रहना, इन तरीकों से। नव पाषाण में हम शुरुआत करते हैं थोड़े ऑर्गेनाइज होना, जिसमें कि कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियां, मतलब पहले जो खाना बदोश थे, जगह जगह घूमते थे। नव पाषाण काल में वो जगह जगह अपना स्थायी निवास करने का सोचना शुरू किए और रहने भी लगे। और पत्थरों से, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था कि शिकार कैसे करते हैं, तो पत्थरों के औजार मानव जीवन के प्रमुख साधन रहे। तो जो पहला वेपन्स था वो क्या था, पत्थर के औजार बने थे। फिर देखिए पूरा पाषाण काल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था ये पूरा पाषाण काल। पहले आपने समझा ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो मतलब इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट तो ये है, जिसमें कि पहला पूरा पाषाण काल है। तो वो क्या है, मुख्य जीवन क्या था, शिकार और संग्रहण, मतलब कुछ खाना है, कुछ बचाना है, इसको संग्रहण का पैसे समझिए। घुमंतु जीवन, मतलब जो खाना बदोश थे। गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों का उपयोग, कहाँ रहते वो, तो कहीं झाड़ी झंगाड़ी में रह रहे थे। छोटे छोटे जो गुफाएं, बड़े बड़े चट्टानों के पीछे वो अपना रहना स्टार्ट किए थे। बड़े खुरदरे पत्थरों के औजार बनाना शुरुआत किए। आग का उपयोग धीरे धीरे उस वक्त शुरुआत हुआ था आग का, मतलब मान के चलिए कि पूरा पाषाण काल में पत्थर का बहुत सदुपयोग करना शुरुआत हुआ था। रहने के लिए, बड़े चट्टानों के पीछे रहने, छुपने के लिए, रात बिताने के लिए, क्योंकि वो घुमंतु थे। तो उन्हें ऐसा कोई सेफ जगह चाहिए था जहाँ वो जंगली जानवरों से भी बच के रहें, क्योंकि रह तो जंगल में ही रहे थे। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि शिकार और संग्रहण का बहुत ज़्यादा शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुआ था, और उन्हें एक तरह से अपना संसाधन, अपना जीवन जीने के लिए पत्थर का बहुत सहारा लेना उनको ज़्यादा आसान पड़ा, और वो ले भी रहे थे।
इसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, छोटे पत्थर के औजार माइक्रोलिथ्स बनना स्टार्ट किए। मतलब कि अभी तो वो जैसे तैसे पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, मध्य पाषाण में उन्हें ऐसे समझ आया कि इस पत्थर को भी हम तोड़ तोड़ के एक अच्छा शेप दे सकते हैं ताकि और अच्छे से उसे नुकीला बना सके। शिकार और संग्रहण जारी था। मछली पकड़ने का महत्व बढ़ा। तो कब बढ़ा, मध्य पाषाण काल में। कुछ क्षेत्रों में पशुपालन की शुरुआत हुई। अस्थायी जीवन की ओर संक्रमण मतलब कि अब वो लोग खाना, देखिए पूरा पाषाण में याद रखिएगा, पूरा पाषाण में क्या था कि वो जगह जगह घूम घूम के रहते थे, घुमंतु बोला जा सकता है या खाना बदोश बोला जा सकता है। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो थोड़ा पत्थर के औजार बनाने लगे थे छोटे छोटे। वो तो हमेशा कैरी करने के लिए, वो कहीं भी जा रहे थे तो उसे कैरी कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए पशु पालने का उपाय स्टार्ट किया, मछली पकड़ना स्टार्ट किया। तो अगर सवाल आए कि मध्य पाषाण काल में या मछली पकड़ने का महत्व कब बढ़ा, तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में जो हमने शुरुआत की थी मध्य पाषाण में, यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छे से स्थायित्व मिलने लगा। मतलब कि वो काम विकसित होने लगा। कृषि का विकास, पशुपालन का विकास, अस्थायी बस्तियों का निर्माण, घिसे और चमकाए हुए पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और अनाज भंडारण। तो देखिए आप इम्प्रोवाइज देख पा रहे होंगे पूरा पाषाण से लेके नवपाषाण में। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होने लगी, जिसमें कि कृषि का विकास होने का मतलब है कि वो अन्न उपजाने लगे, अलग अलग तरीके का खेती करने लगे। और वो खेती करके जब वो अनाज उपजाने लगे तो अनाज को भंडारण भी करने लगे, अनाज के लिए स्टोरेज भी बनाने लगे। तो स्टोरेज बनाने के लिए उनके पास पहले क्या था, मिट्टी का बर्तन था। क्योंकि आप देख रहे हैं इस पूरे पाषाण काल में बात सिर्फ पत्थर और मिट्टी और जंगली जानवर इन्हीं चीज़ों का हो रहा है। तो हम इतना समझेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना, पशुपालन शुरुआत हुआ, और नवपाषाण में पशुपालन को विकसित होने लगा, मतलब और अच्छे से पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब देखिए कृषि और पशुपालन को ध्यान से समझते हैं। कृषि ने अस्थायी जीवन को बढ़ावा दिया। मतलब कैसे बढ़ावा दिया होगा कि अगर किसी ज़मीन पे वो कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वहाँ छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो वहाँ उन्होंने खेती करना शुरुआत किया, और जब अन्न उपजा लिए, उनके पास अनाज का ढेर लगने लगा, तो इसको स्टोर करने के लिए वो अपने घर में, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, अपना अस्थायी निवास पे वो रखना शुरू किए। अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। जनसंख्या एवं गांवों का विकास हुआ। जनसंख्या एवं गांवों का विकास मतलब जैसे जैसे अस्थायी तौर पे लोग रहने लगे, इस तरीके से जनसंख्या और अलग अलग क्षेत्र में लोगों का एक छोटा छोटा गांव बसना शुरू हो गया। श्रम विभाजन और व्यापार का विस्तार हुआ। कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय आदि पालतू बनाए गए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इन सब से कुछ न कुछ खाने का, या कुत्ता से मान लीजिए वो कुत्ता का सहारा लेकर के एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थे। भेड़ से वो क्या उनके वस्त्र बनाने के लिए उनके भेड़ का जो रेशा होता है, बकरी से हो सकता है, बकरी गाय से दूध के लिए, खाने के लिए। इन तरीकों से कृषि और पशुपालन का यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा। अब है आग और पहिया। तो आग और पहिया भी हमें इसी प्रारंभिक विकास में समझने को मिलेगा। आग भोजन पकाने के काम आया, प्रकाश, ठंड से बचाव और सुरक्षा। आपको ध्यान होगा कि जब वो डरते थे, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी बुक में, जब वो डरते थे तो वो आग जला लेते थे ताकि उन्हें थोड़ा सा सामने जो भी अगर जानवर है तो उससे भी थोड़ा बच सके और उन्हें रोशनी भी मिले और ठंड से भी बचाव हो सके। पहिया मतलब क्या है, देखिए परिवहन और सामान ढोने में उपयोगी। ये सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर अन्न उपजा रहे थे तो उसे बेचने भी तो जा रहे होंगे, तो उसके लिए सामान ढोना या अपने बाकी सारे काम के लिए वो सामान ढोना, पहिया बनाने का शुरुआत किए लकड़ी से। पहिए ने व्यापार में आवागमन को बढ़ावा दिया। दोनों तकनीकी उपलब्धियां मानव विकास में महत्वपूर्ण रहीं। अब देखिए गुफा चित्रकला क्या है। मतलब इसी काल में हमें गुफा और चित्रकला भी समझना है। पशु, शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य।
चट्टानों और गुफाओं के चित्र। यहाँ पे मतलब क्या देखिए, पशु शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य क्या थे? चट्टानों और गुफाओं के चित्र। भारत में भीमबेटका महत्वपूर्ण स्थल, याद रखिएगा भीमबेटका। प्रागैतिहासिक जीवन में अध्ययन में उपयोगी प्रमाण, मतलब प्रागैतिहासिक जीवन में अध्ययन में उपयोगी प्रमाण मिलने लगे उन लोगों को, ताकि गुफा मतलब कि एक तरह से साक्ष्य का काम होने लगा। कुछ ना कुछ ऐसे गुफा में ऐसे ऐसे चित्रकला मिलने लगे जिससे उन्हें कुछ ना कुछ जीवन दर्शन के बारे में आइडिया लगने लगा। धातु युग, पत्थर के बाद धातुओं का उपयोग आया। देखिए याद रखिएगा, पत्थर के बाद धातु आया। तो धातु में क्या है? तांबा, कांसा, लोहा प्रमुख थे। तांबा, कांसा, लोहा प्रमुख थे। तो उसके बाद ताम्रपाषाण, मतलब तांबा प्लस पत्थर, ताम्रपाषाण, इसको युग बोला गया, ताम्रपाषाण। धातुओं ने औजार और तकनीक को अधिक विकसित किया। क्या किया? धातुओं ने औजार और तकनीक को अधिक विकसित किया। ठीक है। सभ्यता का विकास देखिए, सभ्यता का विकास कैसे हुआ? कृषि, अधिशेष उत्पादन, व्यापार, नगर, स्थायी जीवन में सामाजिक संगठन मजबूत हुआ, श्रम विभाजन विकसित हुआ, नगरों के साथ शासन एवं जटिल सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सभ्यता का विकास मतलब क्या? बहुत अच्छे तरीके से जीने का कोशिश सब करने लगे। तो उसके लिए कृषि था, अधिशेष उत्पादन था, व्यापार था, नगर बसने लगे। तो नगर जैसे इस नगर से उस नगर को जाना, आदान प्रदान सब शुरू हो चुका था, जिससे कि यहाँ से कुछ उपज हो रही थी तो वहाँ जाके बेचा जा रहा था, कुछ उपज वहाँ हो रही थी तो उसे यहाँ खरीद के लाया जा रहा था। श्रम विभाजन मतलब कि गांव-गांव लोग जा कर के अपने श्रम करते थे, पैसा कमाते थे। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएसटी में। तो सिंधु घाटी प्रमुख प्रारंभिक नगरीय सभ्यता। सबसे पहला बसा है सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटें और जल निकासी। पक्की ईंटें समझ रहे हैं, जो घर बनाने के लिए पक्का का घर, प्लास्टर वाला घर। जल निकासी मतलब कि पानी को सही तरीके से रास्ता देना, जिससे कि अगर आप सही तरीके से रास्ता देंगे तो वो हमें खेत खलिहान के लिए भी काम आएगा और अपने डेली यूज़ के लिए भी काम आएगा। ठीक है। कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार, मतलब कृषि तो पहले ही शुरुआत हो गया था, पशुपालन, शिल्प और व्यापार को आप यहाँ समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। मुहरे और विकसित कारीगरी, मतलब यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा विकसित होने लगी। शिल्प का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कलाकारी, जिसको कि बहुत नक्काशी किया हुआ काम कहते हैं। और मुहरे मतलब कि जो स्टैम्प लगने लगा, एक छोटा छोटा स्टैम्प्स, आपको याद होगा कि आप एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे, एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मुहर बने रहते थे, लोगों ने अपने हाथों में भी गुदवाए होंगे। तो मुहरे और विकसित कारीगरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्रमुख हड़प्पा स्थल देखते हैं कि कहाँ कहाँ, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे। देखिए हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। लोथल हमारे हिंदुस्तान में गुजरात में है, लोथल गुजरात। धोलावीरा गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, HPMP, LG, DG, KR, RH। तो इसका निमोनिक्स हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, HPMP याद रहेगा, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। LG लोथल गुजरात। धोलावीरा DG गुजरात। कालीबंगा KR, R और RH। तो इस तरीके से आप या जैसे भी आपको सुविधा लगे, ये रोट मेमोरी से आप इसको रट लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जानते हैं ख़ास तौर से मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ है। इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं बट फिर भी भूल जाते हैं। तो लेकिन सवाल हमारा आएगा, जैसे सवाल आ सकता है महान स्नानागार कहाँ मिला था?
तो मोहनजोदड़ो में, जिसे हम लोग ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। आपको सवाल तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। मैंने यहाँ पे स्टोरी पर्सपेक्टिव चुना है कि स्टोरी से आपको समझा सकूं। तो अगर बोला जाएगा बहुत बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। सुव्यवस्थित नगर योजना किधर थी, मतलब कि नगर योजना सुव्यवस्थित, नगर योजना की शुरुआत देखिए नवपाषाण काल से हो गई है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सुव्यवस्थित, मतलब बहुत अच्छे से, तरीके से। वो कब? मोहनजोदड़ो में। जल निकासी एवं पक्की ईंटों का प्रयोग मोहनजोदड़ो में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण नगरीय उपलब्धि। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग लोथल और धोलावीरा के बारे में। जो कहाँ था बताइए तो? LGDG याद रहेगा, गुजरात। गुजरात लोथल था ना गुजरात में, और धोलावीरा भी गुजरात में था। तो लोथल क्या था? समुद्री व्यापार और डॉकयार्ड जैसी संरचनाएं, मतलब थोड़ा यहाँ पे इंटरनल जल से, मतलब समुद्री व्यापार समझ रहे होंगे आप, कि जो कि समुद्र के रास्ते से आना जाना हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। धोलावीरा क्या है? ये उन्नत जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। जल संरक्षण और जल प्रबंधन मतलब कि वहाँ पे मैनेज किया जा रहा था प्रॉपर, सेव कैसे करना है वाटर को, और वाटर का यूज़ कैसे करना है प्रॉपर वे में। तो ये कहाँ था? धोलावीरा में। दोनों गुजरात में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं। तो याद रहेगा हम लोग को डीजे LG से पढ़े थे और DG से पढ़े थे। आई होप मेरे निमोनिक्स आपके काम आ जाए। अब हड़प्पा अर्थव्यवस्था को जानते हैं। हमें यहाँ पे पैसा कैसे आ रहा था? कृषि से, गेहूँ, जौ आदि। तो कृषि में क्या क्या था? गेहूँ, जौ था। तो हड़प्पा सभ्यता में हम याद रखेंगे गेहूँ और जौ प्राइम था। पशुपालन तो था ही, हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, याद रखिएगा। मनके मिट्टी के बर्तन थे। धातु और आभूषण का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे इतना ही जानना है, क्योंकि ताम्रपाषाण में हम लोग देखे थे तांबा का हो गया था शुरुआत, यहाँ मिट्टी से फिर तांबा पे आए, और अब यहाँ पर हम लोग धातु का आभूषण भी बनाना शुरुआत किए। दूर दराज क्षेत्रों से व्यापार, मुहरों का प्रयोग, मतलब लोग आना जाना शुरुआत कर लिए थे, क्योंकि पहिया की शुरुआत तो हो गई थी। अब हड़प्पा लिपि और पतन के बारे में समझेंगे कि हड़प्पा लिपि क्या है। हड़प्पा लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं गई है, नहीं पढ़ी गई, क्योंकि उसके साक्ष्य प्रॉपर नहीं है और उसके अक्षरों को रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से शायद। पतन का एक निश्चित कारण नहीं माना जा सकता है। मतलब क्या? हड़प्पा लिपि कैसे ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया, तो उसका कोई एक रीज़न नहीं है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकें। संभावित कारण क्या है? जलवायु, पर्यावरणीय परिवर्तन, मतलब कि वो स्टोर नहीं हो पाया, प्रिजर्व नहीं हो पाया। नदियों के मार्ग में बदलाव और आर्थिक परिवर्तन में संभावित कारण। ठीक है, अब अगला देखिए। अब हम वन लाइनर ध्यान देंगे, जो कि हम लोग को रट्टा मार के पढ़ना है पूरी तरीके से। भीमबेटका क्या था? प्रागैतिहासिक शैल चित्र। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। लोथल में क्या था? समुद्री व्यापार। धोलावीरा जल प्रबंधन। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। माइक्रोलिथ्स मध्य पाषाण। तो ये देखिए, ये निमोनिक्स है, इसको रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार दोबारा पढ़ दे रही हूँ, जो भी ऑडियो सुन रहे होंगे उनके लिए काम आएगा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र। भीमबेटका से याद गए शैल चित्र, मतलब कुछ आर्ट बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा क्या मिला था? ग्रेट बाथ बोलेंगे, या महान स्नानागार। लोथल में क्या था? समुद्री व्यापार। धोलावीरा में जल प्रबंधन, मतलब कि मैनेज करना था, वाटर का प्रिजर्वेशन और वाटर का प्रॉपर यूज़। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। माइक्रोलिथस मध्य पाषाण। कुछ MCQs। माइक्रोलिथस किस काल की विशेषता है? माइक्रोलिथस से याद रखिएगा मध्य पाषाण, याद हो जाएगा। भीमबेटका, अभी क्वेश्चन हुआ था ना, भीमबेटका से याद रखना है शैल चित्र। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। लोथल किस राज्य में है? गुजरात। नवपाषाण की प्रमुख उपलब्धि क्या है? नवपाषाण की तो कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखिए। ताम्रपाषाण का अर्थ क्या है? तो ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, ताम्र पत्थर, तांबा पत्थर। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन के लिए। बार बार हो रहा है, धोलावीरा गुजरात में है, किस चीज़ के लिए है? धोलावीरा देखिए ल आ रहा है तो जल प्रबंधन समझ लीजिएगा आप, कहाँ है? तो गुजरात में है।
हड़प्पा लिपि की स्थिति क्या थी? पूरी तरह पढ़ी नहीं गई, है ना। अगर स्थिति पूछा जाएगा तो सवाल में आ सकता है हड़प्पा लिपि किस तरीके से था, क्या पढ़ी गई थी या उसके उपयोग किया गया था। तो अगर जवाब में रहे पूरी तरह पढ़ी नहीं गई थी तो वही हमारा जवाब होगा। कृषि का प्रमुख परिणाम क्या था? अस्थाई बस्तियाँ। आप ऐसे समझिएगा, कृषि के बारे में अगर पूछा जाए तो ये तो पॉसिबल है ना, अगर कोई कृषि करना स्टार्ट किया तो वो अपने ही ज़मीन पे कृषि मतलब अनाज उपजाएगा, उसको सेवा करेगा, उसका अनाज को जमा करेगा। और क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो नगर योजना, मतलब कि वहाँ पर नगर बसने लगे थे। अब एक लास्ट क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। पूरा पाषाण शिकार संग्रह है, ठीक है। बड़े पत्थर के औजार हैं। मध्य पाषाण माइक्रोलिथिस संक्रमण है, छोटे हैं मतलब। पूरा पाषाण शिकार संग्रह, बड़े पत्थर के औजार बने। मध्य पाषाण माइक्रोलिथिस संक्रमण। नव पाषाण कृषि प्लस पशुपालन। और कृषि और पशुपालन का मतलब ही है अगर आप कुछ पालना स्टार्ट करें तो एक ही जगह पे रहोगे ना। अस्थाई बस्तियाँ। धातु युग क्या था? तांबा, कांसा, लोहा। इसको याद रखिएगा, TKL इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक है।